हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन डेली 10 टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है यूनिट्स एंड डायमेंशन से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्विवेलेंट टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फोर्स मोमेंटम। तो ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, एनर्जी डेंसिटी है, इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। यही बात यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना होकर मैग्नेटिक फील्ड में होता तो वहां पर जो सेम चीजें जो एनर्जी डेंसिटी है वो हो जाता है ये ई के जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका स्क्वायर बाय 2 के जगह नीचे 2 रहेगा और ऊपर में एप्सिलॉन नॉट के जगह पर नीचे में म्यू नॉट आ जाएगा। ये भी एनर्जी डेंसिटी है। ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है और इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है। इट्स एक्सलेशन इज गिवन बाय ए इक्वल टू 2t-4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सलेशन टाइम का फंक्शन है, लेकिन ये लीनियर है। where t is in time in second and distance पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड इज हाउ मच। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सलेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2t-4। इसको यदि हम प्लॉट करें तो कैसा दिखेगा? ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये मान लीजिए टाइम एक्सिस है और ये एक्सलेशन एक्सिस है। तो 2t-4 कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है 4 एक्चुअली। ये t इक्वल टू 2 पर जो है सो 0 हो गया, ये ओरिजिन है। और ये आपका इक्वेशन है 2t-4 का, इज इक्वल टू 2t-4। ये इस तरह का आपको दिखेगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो है सो निगेटिव है 2 सेकेंड तक, 0 to 2 सेकेंड तक जो है ये निगेटिव है और उसके बाद 2 सेकेंड से आगे तक ये पॉजिटिव है। तो एक्सलेशन शुरू में निगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है। आप मान लीजिए हमारा ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट है, टी इक्वल टू 0 भी यहीं पर है और एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर है। तो शुरू में किधर चलेगा? पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, रुका हुआ है, और उसके बाद टी इक्वल टू 0 पर इस पर जो एक्सलेशन लग रहा है वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस लेफ्ट में लग रहा है। तो पार्टिकल किधर चलेगा? लेफ्ट चलेगा। और उसके बाद में एक्सलेशन घट रहा है, घटते घटते 2 सेकंड पर इसका एक्सलेशन जो है टी इक्वल टू 2 पर 0 हो गया। अब एक्सलेशन उस पर नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बाद में एक्सलेशन पॉजिटिव लग रहा है, डायरेक्शन चेंज कर लिया। एक्सलेशन जो इधर लग रहा था शुरू में, अब एक्सलेशन इधर लगने लगा। लेकिन यहाँ पर 2 सेकंड पर उसका कुछ स्पीड होगा, उस स्पीड की वजह से कुछ दूर आगे चलेगा, उसके बाद में इस एक्सलेशन की वजह से जो कि इसका डायरेक्शन चेंज कर लिया है, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज करेगा अपना डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक्सलेशन 0 होता है 2 पर, टी इक्वल टू 2 पर, लेकिन टी इक्वल टू कुछ सम अदर वैल्यू पर ये जो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर इसके बाद में ये लगातार इधर चलेगा क्योंकि एक्सलेशन पॉजिटिव में। तो ये इस तरह से आपको दिख रहा है और आपको बताना है कि 3 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है। ये इधर आया, इसको लेना है वैल्यू, उसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर इधर जो भी आएगा उसको लेके ऐड करना है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ईजी है, तब आप डायरेक्टली फॉर्मूलास निकाल सकते हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। यदि इतना नहीं समझना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स के शरण में चले जाइए, वो आपको इन चीज़ों से उपार लेगा। तो क्या करते हैं, चलिए मैथमेटिक्स के पास, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं कि ये वेलोसिटी कैसा दिखता है। तो एक्सलेशन दिया हुआ है, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा एक्सलेशन जो है उसका इंटीग्रेशन। एक्सलेशन यदि कांस्टेंट होता तो सिंपली टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, तब हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और टाइम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेकर t टाइम तक, ठीक है।
इसको भी हम कह सकते हैं डीबीटी। टी इक्वल टू जीरो पर ये कितना है वेलोसिटी, क्वेश्चन में ही बोल दिया जीरो है, और टी इक्वल टू टी पर इसका वेलोसिटी कितना है, भी है। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली भी मिलेगा, भी टी, भी फंक्शन ऑफ टी। और यहाँ पर इसका वैल्यू रखिए ए टी का 2t-4 डी टी। जीरो से स्टार्ट करना है, टी इक्वल टू जीरो पर इसका वेलोसिटी जीरो था, और टी इक्वल टू टी पर यहाँ ये आ गया आपको टी स्क्वायर माइनस 4t, वैल्यू रखना है लिमिट जीरो टू टी। तो ये आपको आया टी स्क्वायर माइनस 4t सिंपली, राइट। ये आपका वेलोसिटी है, टाइम का फंक्शन। आप ये वेलोसिटी यहाँ पर देख रहे हो, इसको प्लॉट कर दीजिए। ये क्या है, एक पैराबोला है। आप इसे प्लॉट करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले प्लॉट करते हैं इसे। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूला में है 2ab, 2ab, वही 40 मैंने लिखा है, इसको ब्रेक करके इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो 2t तो यहाँ पर t तो यहाँ पर आ गया, 2 तो फार्मूला से है, 2ab हम लिखना चाह रहे हैं। तो b जो हमारा है वो 2 है, तो 2 स्क्वायर में अपने से लिखे, लेकिन हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स हमें अलाउ नहीं करता। जो हमें अलाउ करता है वो कहता है जीरो ऐड कर सकते, तो जितना मैंने ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपने से कुछ नहीं किया। तो ये टर्म जो है सो जीरो है, और ये टर्म यहाँ पर है। तो ये आपको कितना, आप इसको लिख सकते हो आप a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4, इस टर्म में लिख सकते हो। इस तरह से लिखने का फायदा क्या है कि अब आप जो है सो इसका प्लॉट कर सकते हो बहुत इजीली। बिना इसके आप यदि इसे नहीं रखते हो तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, राइट, कुछ इस तरह से दिखेगा, पैराबोला है। ये ठीक से बनना नहीं, इस तरह से जो है पैराबोला है। इसको फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, लेकिन यहाँ -4 है। -4 का क्या मतलब है, इसको हमें नीचे ले जाना पड़ेगा, 4 यूनिट नीचे ले जाना पड़ेगा। इसे नीचे ले जाइए, ऐसे, या फिर इसी को हम फिर से बना देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, जीरो पर जा रहा है यहाँ पर। बनाने में दिक्कत होता है, ऐसे। तो ये हमारा प्लॉट है इसका, और ये कितना वैल्यू है, टी इक्वल टू 2 पर, ये टी इक्वल टू 2 पर इसका वेलोसिटी जीरो है ना, तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, मैंने इसका टी इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी -4 है। ये हुआ यहाँ पर आपका -4, ये जीरो है। और ए कितना है, और ए कितना है, टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू 2 पर आप एक्सलेशन देख सकते हो कि जीरो है। यहाँ पर टी इक्वल टू 2 पर एक्सलेशन कितना है, जीरो है। और एक्सलेशन क्या होता है, स्लोप, इस प्लॉट का स्लोप होता है। तो वो देखिए यहाँ पर मिनिमम दिखाएगा। और ये कितना है आप यहाँ से निकाल सकते हो, वी टी जीरो कब होता है आप कहीं पर बना के देख सकते हो। ये वी टी कब जीरो होता है, वी टी जो है वो जीरो होता है, इसका मतलब है यहाँ से कहीं से भी रखिए, टी स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है टी जो है वो या तो जीरो है या तो 4 है, तो दो जगहों पर वेलोसिटी जीरो है। ये टी इक्वल टू 4 पर भी जीरो है वेलोसिटी, और टी इक्वल टू जीरो पर भी वेलोसिटी है। और ये आपको जो भी नजर आ रहा है वो क्या है, निगेटिव है। तो वेलोसिटी जो है सो निगेटिव है बिटवीन 0 एंड 4 सेकेंड के। वेलोसिटी निगेटिव है मतलब लेफ्ट में जा रहा है। यहाँ मैंने जो कहा कि वो आपको लेफ्ट में जाते जाते फिर वापस आएगा, वो आएगा, आगे आएगा। देखिए इधर यहाँ से जो है सो वेलोसिटी इसका राइट साइड होने को हो गया, पॉजिटिव हो गया, मैंने यहाँ पर टर्न किया है 4 सेकंड के बाद में। और आपसे जो पूछा गया है वो फर्स्ट 3 सेकंड में ही पूछा गया है, तो ये बहुत ईजी है। तो ईजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह का डायरेक्शन आ रहा है, केवल निगेटिव है। और हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो जो है सो डिस्प्लेसमेंट का मॉड होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट सिंपली है, वेलोसिटी हमें पता है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम कितना, जीरो से लेकर 3 तक पूछा है, यहीं तक पूछा उसने क्वेश्चन में। 4 तक भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 के बाद में हमें दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड करना पड़ता। मान लीजिए बोला जाता 5,
ठीक है, तो इसको और इसको निकाल कर ऐड करना पड़ता है अलग अलग। यहाँ पर ऐड उड करने का कोई झमेला नहीं है क्योंकि 3 सेकंड का ही बात कर रहा है, वो हमेशा निगेटिव आएगा, उसी का मॉड ले लेंगे 3 सेकंड, इसका मॉड लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको वैल्यू रखते हैं। वेलोसिटी कितना आया है, ये वाला जो भी रखिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 3, इसका मॉड ले लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कीजिए। ये आया t³/3 माइनस ये आया 4t²/2, 0 to 3। पहला कितना हुआ ये 9 माइनस 2 टाइम्स 3², और सेकेंड वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि t के वैल्यू 0 रखेंगे, तो उसको इम्पोर्टेंट नहीं है। कितना आया -9, ये इतना मीटर आ गया। -9 है, लेकिन हमें क्या लेना है, मॉड लेना है हर जगह, क्योंकि हमें से डिस्टेंस पूछा गया है। तो ये आपका 9 मीटर आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। वही यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई t=5 तक कितना होगा, तो आपको t=4 तक निकालना पड़ता, और फिर दूसरा में t=4 to t=5 निकालना पड़ता। एक साथ में नहीं निकालेंगे, एक साथ में निकालेंगे तो इसको माइनस दिस करके दे देगा। तो एक साथ में आप जब निकालोगे तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ये आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यदि कहीं पर माइनस और प्लस दोनों आया है, वो उसको ऐड करके देगा। सो प्लस माइनस जो भी आ रहा है उसको ऐड करके देगा। यदि आपको डिस्टेंस चाहिए तो आपको ये केयरफुल रखना है कि निगेटिव वाला अलग, पॉजिटिव वाला अलग। कहने का ये मतलब है यदि यहाँ तक आपको निकालना पड़ता है डिस्टेंस, तो आप ऐसे निकालते v dt, एक तो यहाँ पर है v dt, एक यहाँ पर, और लिमिट इसका होता है 0 से 4 तक और 4 से 5 तक, और ये दोनों का मॉड लेंगे। एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, और डिस्टेंस लेना है तो मॉड लेना पड़ेगा। ऐसे करना था, लेकिन इस केस में तो वहाँ तक जाना नहीं है, ये 3 सेकंड तक ही बात कर रहा है, तो हमें उज करने का झमेला नहीं हुआ। ओके, तो ये था 9 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a rough inclined plane with angle of inclination theta। ये हो गया आपका इंक्लाइंड प्लेन, और इस पर एक रफ है, ये एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास है m। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज μs। ठीक है, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन इज F1 एंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन इज F2। μs का वैल्यू दिया है, tan थीटा और cot थीटा नहीं होगा, तो वैल्यू बताना है F1 और F2 क्या है। केस नंबर 1, पहला में क्या कहा उसने, पहले को में उसने कहा कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइंड इज F1। इसको अप करना है, अप मूव करना है। देखिए इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन कौन सा लग रहा है, एक तो इसका वेट लग रहा है, एक इसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और एक F1 जो फोर्स लग रहा है। इसे अप मूव करना है तो फोर्स को तो ऊपर ही लगाना पड़ेगा, मैं ऊपर नहीं, अलोंग द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स F1 लगाना पड़ रहा है। और ये किधर जाने का टेंडेंसी है, ऊपर की ओर। तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वो लगेगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ये mg जो आपको दिख रहा है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। एक mg का कंपोनेंट आएगा इधर mg cos थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, आप देख लीजिए। और दूसरा जो है कंपोनेंट आएगा इधर, जो है mg sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितने फोर्सेस आए, F1 एक, N नॉर्मल डायरेक्शन 2, और mg 3 फोर्सेस ही है। और इस mg के जगह पर एक और है फ्रिक्शन फोर्स 4। तो इस mg को हमने ब्रेक किया है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब mg लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है मिनिमम फोर्स का, F1 का जो मिनिमम फोर्स है। तो मिनिमम फोर्स का मतलब है कि ये ऊपर चलने को है, ऊपर चल नहीं रहा है। यदि इस F1 मिनिमम से हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक जो है सो ऊपर की ओर चलने लगेगा, चल रहा होगा। यहाँ पर वो चल नहीं रहा है, मिनिमम का ही मतलब है कि वो रुका हुआ है, लेकिन उसका जाने का जो टेंडेंसी है ऊपर की ओर है, नीचे नहीं। तो अब यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं और फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन जो है उस डायरेक्शन में आप देखिए
उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो टोटल फोर्सेस जीरो होंगे। तो एन जो है एक ऊपर की ओर लग रहा है और उसको जस्ट ऑपोजिट में एम जी कॉस थीटा लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एम जी की बात नहीं करेंगे, एम जी को हमने रिजॉल्व कर दिया है एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा में। अब एम जी को आप भूल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आया नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन में एक फोर्स जो है एन और एम जी कॉस थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिए और इस वजह से कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो इधर उसमें कोई एक्सलेशन नहीं है। और दूसरा देखते हैं पैरेलल टू प्लेन में। इसमें जब हम देखते हैं तो क्या हमें नजर आता है कि ये ऊपर जाने वाला है। देखो ऊपर में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, F1, और नीचे में दो फोर्सेस लग रहे हैं ना। मतलब ऊपर कहने का मतलब है अलोंग द प्लेन, ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में, वो है F1। और नीचे में दो फोर्सेस लग रहे हैं, राइट। एक है एफ एस है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ऊपर जाने वाला है तो जाने का टेंडेंसी है, तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वो नीचे रहेगा। और इस एम जी का जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिए, ठीक है, इसलिए कोई एक्सलेशन नहीं है। ऐसा तब हो रहा है जब एफ वन मिनिमम है, ठीक है। एफ एस कितना होता है, एफ एस हमें पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो होता है म्यू टाइम्स, यहाँ पर म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन एम जी साइन थीटा। और यहाँ से अब आपको F1 मिल गया है म्यू एस, एन के जगह पर यहाँ से आप रख लीजिए एम जी कॉस थीटा, और ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा। एम जी कॉमन कर लीजिए, ये आ गया साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ये F1 का वैल्यू आपको आ चुका है, मिनिमम जो है F1 उसका वैल्यू आ गया। अब केस 2 चलते हैं। इसको फिर से बना लेते हैं। ये देखिए थीटा है, इस पर बॉल रखा ऐसे रखा हुआ है, एक वेट, इस पर जो वेट है वो ऐसे है, बॉल नहीं है ब्लॉक है। नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, एम जी का दो कंपोनेंट हुआ, ये एंगल थीटा होगा, एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा अलोंग द प्लेन, और एम जी कॉस थीटा इधर होगा। तो अभी हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन और वेट दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। आप इसे छोड़ देंगे तो स्लाइड करने लगेगा डाउन में, यदि स्लाइड करने लगेगा तो इसको रोकना है, स्लाइड नहीं होने देना है। तो इस पर एक फोर्स हमने लगा दिया F2, ठीक है। नीचे आ रहा है तो नीचे आने का टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर। और केवल फ्रिक्शन फोर्स इसे रोक नहीं पा रहा है, तो हमने भी कुछ फोर्स F2 लगा दिया, अब रुक गया। सेम काम यहां पर भी करेंगे पहले की तरह। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए एन जो है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा। और पैरेलल डायरेक्शन में पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, वहां पर देखिए ए F2 और एफ एस दोनों मिलकर एम जी साइन थीटा को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। एक डायरेक्शन में है एफ एस और F2, दूसरा डायरेक्शन में है एम जी साइन थीटा। इस पर भी कोई एक्सलेशन नहीं है, तो सब टोटल फोर्सेस मिलाकर जीरो है, मतलब अपवर्ड फोर्स इसका टू डाउनवर्ड फोर्स। एफ एस का वैल्यू म्यू एस एन प्लस F2 एम जी साइन थीटा, और F2 यहां से आपको पता चल गया, एम जी साइन थीटा माइनस F2 का वैल्यू, एफ टी का वैल्यू यहाँ पर म्यू एस एन आएगा इधर, म्यू एस, और एन का वैल्यू है एम जी कॉस थीटा। म्यू एस कॉस थीटा, ये टोटल आपका आया। F1 यहां से, F2 यहां से। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है रेशियो F1 बाय F2 का। यहां पर निकालते हैं रेशियो F1 बाय F2। F1 क्या है, ये एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। और इधर है F2 का वैल्यू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। एम जी खत्म हो गया और ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में जो
कंडीशंस दिए हैं कि म्यू एस का वैल्यू टेन थीटा नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि आप इसे यदि चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, कॉस से डिवाइड कर दो तो ये आ गया टेन थीटा प्लस म्यू एस बाय टेन थीटा माइनस म्यू एस। यदि टेन थीटा और म्यू एस दोनों सेम हो जाएगा तो ये वैल्यू जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, उसी से बचाने के लिए उसने कहा टेन थीटा इक्वल टू नॉट म्यू एस। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर 1 ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, इंपॉर्टेंट है, डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको म्यू एस कहेंगे, रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग इज हाउ मच। वो प्योर रोलिंग की बात कर रहा है, वो विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग, दोनों की बात है। तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, एंगल यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, और इस पर एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब देखिए इस पर क्या हो रहा है, कौन कौन सा फोर्सेस लग रहे हैं। इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं एम जी, इस पर जो लग रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शन, और ये रोटेट कर रहा है, तो इस पर रोटेट कर रहा है तो इधर जो है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और कोई फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, वेट और फ्रिक्शन फोर्स, और कोई फोर्स नहीं, तीन तो फोर्सेस लग रहे हैं। अब इन्हीं तीन फोर्सेस के अंडर में ये ट्रांसलेशन भी कर रहा है, यहाँ से मूव करके इधर कहीं यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो है किस एक्सलेशन से चल रहा है उसको ए कहते हैं। ये रोटेट कर रहा है तो इसमें भी एक एक्सलेशन है जिसको एंगुलर एक्सलेशन कहते हैं, वो अल्फा है। ये लीनियर एक्सलेशन है ए, और ये एंगुलर एक्सलेशन है अल्फा। ये दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे पहले। जब आप याद कीजिए, देखिए एग्जामिनेशन में आपका बस इतना टाइम नहीं होगा डिराइव करने के लिए। यदि कोई भी प्योर रोलिंग में जा रहा है तो उसका जो एक्सलेशन होता है वो कितना होता है वो आपको पता होगा। वो सिंपली होता है, यदि एक्सलेशन, यदि ये रोटेशन नहीं होता, जस्ट ये पॉइंट पार्टिकल होता है, तो इसमें एक्सलेशन कितना आता था, जी साइन थीटा, राइट। लेकिन अब यदि ये रोटेट कर रहा है तो उसका एक्सलेशन उतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। और कम कितना हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये डायमेंशन है इसका एक्सलेशन का, यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी से हमें डिवाइड करना है, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एम आर स्क्वायर। यहाँ पर एम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि स्मॉल नहीं है, एम आर स्क्वायर। ये डायमेंशन लिस्ट हो गया। ये होता है एक्सलेशन। अब वही सोच लीजिए यदि पॉइंट पार्टिकल है तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, और ये सिंपली ए इक्वल टू जी साइन थीटा होगा। ये लीनियर एक्सलेशन। आप चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए निकालने के लिए कैसे करेंगे, इस पर एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इधर कैसे आता है सो। ये देखिए एम जी साइन थीटा, और ये है एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, एफ एस ऊपर लग रहा है, इतना नेट फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में। और किस एक्सलेशन से वो चल रहा है, एम ए से चल रहा है। यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल मोशन देख रहे हैं। ये इक्वेशन आपका एक आया। दूसरा, आप यदि रोटेशनल मोशन देखोगे तो उस रोटेशनल मोशन से आपको क्या मिलेगा, इस पर टॉर्क लग रहा है। देखिए ये जो रोटेट कर रहा है यहाँ पर, इस पर टॉर्क लग रहा है। टॉर्क कौन लगा रहा है, एन नहीं लगा रहा है, क्योंकि एन एक्सिस को छू कर निकल रहा है ना। ये सिलेंडर है, और सिलेंडर का एक्सिस को ये टच कर रहा है,
जिस सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उस एक्सिस को एन टच कर रहा है तो कोई टॉर्क नहीं लगाएगा। एमजी भी उसको टच कर रहा है, कोई टॉर्क नहीं लगाएगा। एफएस वो टच नहीं कर रहा है, यही टॉर्क लगाएगा। ठीक है, तो एफएस जो है सो टॉर्क लगाएगा। टॉर्क होता है आई टाइम्स अल्फा, और टॉर्क यहाँ पर कितना आ गया है, एफएस टाइम इसका रेडियस आई, अल्फा कितना है, अल्फा जो है सो प्योर रोलिंग के लिए आपको याद होगा v इक्वल टू ओमेगा आर, प्योर रोलिंग के लिए जो अभी हम फिर यूज करेंगे अभी भी, ये होता है v इक्वल टू ओमेगा आर। और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें, v को डिफ्रेंशिएट करें तो लीनियर एक्सलेशन, ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करें तो एंगुलर एक्सलेशन आर, कैपिटल आर लिखते हैं क्योंकि यहाँ कैपिटल आर यूज कर रहे हैं। ये दोनों वैलिड है प्योर रोलिंग मोशन के लिए। और यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो प्योर रोलिंग है, तो अल्फा को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं ए बाय आर से यहाँ पर। ठीक है, और मी एफ एस का वैल्यू आप लिख सकते हो, जो भी है आप बाद में यदि चाहो तो लिख सकते हो, जरूरत पड़ा तो, जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। एफ एस देखिए यहाँ से आ गया आपका ए आई बाय आर स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, ये दोनों को आप सॉल्व कीजिए, ए निकल जाएगा क्योंकि एफ एस यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस ए आई बाय आर स्क्वायर। तो यहां से आपको आ गया एक्सलेशन, देखिए कितना आ गया एक्सलेशन, जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, एक्जैक्टली सेम आया ये वाले। ये आपको निकालना नहीं, मैंने यहाँ पे निकाल कर दिखा दिया आपको, इतना होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो लीनियर एक्सलेशन में पता हो गया है। एंगुलर एक्सलेशन इसका कितना है वो देखिए, यहीं पर निकाला हमने भी एंगुलर एक्सलेशन, राइट, कहीं निकाला ना, यहाँ से फिर से निकाल देता हूँ इधर। टॉर्क जो है सो आई अल्फा होता है, राइट, और यही एंगुलर एक्सेलेरेशन हमें चाहिए। पहले टॉर्क कितना, अभी जैसे बताया कि टॉर्क जो है सो केवल फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाई करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बाकी दो नहीं करेंगे। आई तो आई है, और अल्फा में पता चल गया, अल्फा जो है सो हमें हो गया एफ एस। एफ एस कितना है, हाँ एफ एस सब जो है सो हमें निकालना पड़ेगा, एफ एस आर बाय आई। ठीक है, तो एफ एस का वैल्यू रखते हैं, एफ एस कितना है, एफ एस कितना होता है, न्यू एस टाइम एन, यही तो होता है। और एन यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए, यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम चले तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वहां पर एन को कौन काउंटर बैलेंस करेगा, केवल एम जी कॉस थीटा, केवल एम जी कॉस थीटा वही है जो इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा एफ एस का वैल्यू हो गया म्यू एस एम जी कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में हम कहीं कैपिटल एम लिख रहे हैं, कहीं स्मॉल एम लिख रहे हैं, आप दोनों को सेम समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं म्यू एस एम जी कॉस थीटा टाइम्स आर बाय आई आई, ये आया अल्फा आपको। इधर है लीनियर एक्सलेशन ए, इधर है एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। और अभी जो कंडीशन हमें दिया गया है प्योर रोलिंग का, प्योर रोलिंग में क्या करते हैं, प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन, उसमें v इज इक्वल टू ओमेगा आर वैलिड है, और इसी को एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो लीनियर एक्सलेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सलेशन टाइम्स आर। आर भी मैं उल्टा उल्टा लिख रहा हूँ, कभी छोटा कभी बड़ा। तो इसको हम जो है सो सब्सटीट्यूट कर देते हैं ये दोनों वैल्यू, और आपको मिल जाएगा म्यू का वैल्यू। ए की जगह पर लिखते हैं यहाँ पर जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई की जगह क्या लिखें, ये है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। इधर कितना है, ये अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है म्यू एस एम जी कॉस थीटा टाइम्स आर, और ये वाला आर एक तो और आर हो गया बाय आई, ये वाले आई यहाँ से इतना ही है। और आई का वैल्यू कितना लिख देते हैं यहाँ से हटा के, एम आर स्क्वायर बाय 2। एम देखिए खत्म, आर स्क्वायर भी खत्म, ये दो ऊपर जाएगा, 2 म्यू एस जी कॉस थीटा, और इधर ये हुआ जी साइन थीटा बाय, ये खत्म हो गया, ये हो गया 1 प्लस हाफ 3/2, ये दो भी चला गया,
और म्यू एस से आपको कितना आया, ये जी भी चला गया, तो 3 नीचे है, और साइन बाय 3, साइन बाय कॉस टेन थीटा बाय 3, टेन थीटा बाय 3। तो म्यू एस की वैल्यू आया आपका टेन थीटा बाय 3, ऑप्शन नंबर। ओके, तो इसको इस तरह से बना लेते हैं हम। एक बार फिर से रिकैप इसको बता देते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन में रहता है और इंक्लाइन प्लेन में वो नीचे आ रहा होता है, प्योर रोलिंग मोशन से स्लाइड नहीं कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन से आ रहा है, तब इसका जो एक्सलेशन होता है, लीनियर एक्सलेशन, वो होता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिवाइडेड बाय एम आर एस स्क्वायर। और एंगुलर एक्सलेशन आपको निकालना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं रखता सिचुएशन पर जो है, तो उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है टाउ इजकल टू मोमेंट, ये टॉर्क इजकल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सलेशन, यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। और चूंकि ये प्योर रोलिंग मोशन में है, तो प्योर रोलिंग मोशन के लिए भी इक्वल टू ओमेगा आर वैलिड है, और यहीं से आता है लीनियर एक्सलेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सलेशन टाइम्स आर। इसी में ये दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और म्यू के वैल्यू में निकल जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये बॉडी ऑफ मास m is projected at an angle to the horizontal with an initial speed u। मैं यहाँ एंगल लिखना भूल गया शायद, एंगल थीटा, with an initial speed u, the change in momentum of the body from the start to the highest point of its trajectory। ये देखिए आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट। ये यहाँ पर u स्पीड से इसने इसको थ्रो किया, u से थीटा एंगल पर थ्रो किया, और ये हाईएस्ट पॉइंट पर गया, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट O से लेकर ये हाईएस्ट पॉइंट A का है, यहाँ पर जो इसका मोमेंटम में चेंज हुआ है वो कितना हुआ। मोमेंटम कितना है, मास टाइम वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास टाइम वेलोसिटी कितना हो गया। वेलोसिटी यहाँ पर दो दो कंपोनेंट है, एक कहेंगे u cos थीटा जो I में है, इसको हम x एक्सिस कहते हैं, और इसको हम y एक्सिस कहते हैं। x एक्सिस में जो डायरेक्शन है, जो यूनिट वेक्टर है, उसको स्मॉल आई से हम हेड से डिनोट करते हैं, और y एक्सिस के लॉन्ग जो है j के ऊपर में हेड डाल के डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेलोसिटी u cos थीटा I along x एक्सिस, और y एक्सिस में क्या हो गया u sin थीटा j। ये हुआ है मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम यहाँ पर मैक्सिमम जो हाइट है वहां पर कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, जो भी होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस केस में हमेशा कांस्टेंट फिक्स रहता है, क्योंकि जो भी एक्सलेशन है यहाँ पर है वो नीचे की ओर लग रहा है, इधर कोई एक्सलेशन लग नहीं रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, जो शुरू में था वही रहेगा, और वर्टिकल तो वहां पर जीरो होगा। अब उसने बोला है कि चेंज इन मोमेंटम कितना है वो बताना है। चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आ गया माइनस एम यू साइन थीटा जे। और यदि मैग्नीट्यूड की हम बात करें, यहाँ मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, हालांकि मैंने क्लियरली नहीं लिखा, एम यू साइन थीटा होगा, क्योंकि जे का मैग्नीट्यूड तो 1 है और माइनस का मैग्नीट्यूड जस्ट प्लस ही है, एम यू साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Three point masses m, 2m and 3m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side length a। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड इसका जो है ए दिया हुआ है, और तीन मासेस जो है सो रखे हुए हैं, एक है m, यहाँ पर जो मास है 2m, और यहाँ पर जो मास है वो है 3m। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द मास m, यहाँ से पूछा है, इसी को हम ओरिजिन बना लेते हैं, ये y एक्सिस, और इसको कर देते हैं x एक्सिस। सेंटर ऑफ मास जो है सो कहाँ पर होगा, उसको हम कहते हैं C, और उसी का हमें कोऑर्डिनेट बताना है x और y, x0 y0 बोलेंगे सेंटर ऑफ मास से, वही बताना है हमें।
डिस्टेंस पूछा है, यहाँ से OC कितना होगा ये पूछा है हमसे। तो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जितने भी मासेस है उसका एक्स कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट विथ मास डिवाइडेड बाय MI। तो यहाँ पर देखिए जितने भी मासेस है, 3 मासेस है, पहला मास लिया है M, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0। दूसरा मास है 2M, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये A है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया A0, इसका 0 0। और ये कितना हो जाएगा, ये एक कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो है वो बीच में रहेगा, ये दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन बीच में रहेगा। और ऊपर में कितना होगा, अब ज्योमेट्री है निकाल कर देख लीजिए आप। यह A/2 है, ये कितना आएगा, ये आपका A है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आ जाएगा आपका √3/2A, कितना आएगा। तो तीनों का कोऑर्डिनेट पता हो गया है, तो यहाँ पर हम लिखते चले जाते हैं। पहले एक्स की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स जो है सो A है, और ये थर्ड वाला ये हो गया आपका 3M मास, और एक्स कोऑर्डिनेट है A/2। सब मास को ऐड कीजिए, 1M + 2M + 3M सब मिलाकर 6M। आपको कितना मिला है यहाँ पर फाइनली, ये हो गया 0, ये हो गया 2MA, और ये हो गया 1.5, सो 3.5 MA/6M। M खत्म, ये आप कह सकते हो 35A/60, सो 7A/12। ये आया आपका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लीजिए, एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे, सम ओवर मास और वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट। देखते चले जाते हैं यहाँ पर, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पर जो है √3/2। फर्स्ट वाला मास था M, वाई कोऑर्डिनेट 0, सेकेंड मास था 2M, वाई कोऑर्डिनेट 0, थर्ड था 3 मास, वाई कोऑर्डिनेट √3/2A, और तीनों मास को ऐड करेंगे तो 6M। ये दोनों तो खत्म हो गया, 0 ही हो गया है सभी। यहाँ पर आया आपका 3 √3 MA/2 × 6M √3/4 A आया। ये आपका y कोऑर्डिनेट है। अब x और y दोनों कोऑर्डिनेट जब आपको पता है तो आप डिस्टेंस बता सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट है, यदि आपको पता है इसका कोऑर्डिनेट 0 है तो OC कितना हो जाएगा, OC हो जाएगा x02 + y02 का होल स्क्वायर रूट। तो OC जो है वो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट। ये कितना आया था x0 आया था 7A/12, 7A/12। ये -0 कोई फर्क नहीं पड़ता। y0 कितना था 3 √3/4, √3/4 स्क्वायर। यहाँ से हम 4 बाहर कर लें, और a भी है यहाँ पर, A/4 बाहर कर लिए। यहाँ क्या बच गया 7, 4 बाहर कर लिए तो ये 3 बच गया, 4 तो बाहर हो गया, ये सिंपली √3 बच गया। A/4 49 + 9 + ये 3, 9/4, ये आया 49 + 27/9। ये 9 को बाहर करते हैं, और ये A है, एक्चुअली देखने में 9 लगने लगा। ये 9 इधर आके 3 बन गया 12, और ये कितना आ गया 50 और 20 70 76। ये 76 है, 76 को हम लिख सकते हैं 4 × 19, तो 4 बाहर चला गया, ये 19 बच गया 12। ये आपका आंसर आ गया डिस्टेंस, A/6 × √19, ये आपका आंसर है, A/6 √19, ऑप्शन नंबर 1।
ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M and radius r has a spherical cavity of radius r by 2 carved out of it as shown in the figure। इसका सेंटर यहाँ पर है r by 2 पर। द सेंटर ऑफ द कैविटी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। दिखा दिया, ये व्हाइट वाला कैविटी है और जो ग्रे वाला है वो मटेरियल बचा हुआ है। इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट P यहाँ पर दिखा रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द कैविटी इज इतना, वैल्यू ऑफ y कितना होगा ये बताना। तो हमें क्या करना फाइनली, यहाँ पर जो है सो फील्ड बताना है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस तरह का सवाल जिसमें कि कुछ कट आउट कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि टोटल के वजह से जो फील्ड यहाँ पर है, टोटल के वजह से वो कितना होगा, वो दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक ये रिमेनिंग पार्ट है, इसको कहते हैं रिमेनिंग पार्ट, और ये एक कैविटी है। रिमेन जस्ट लिखते हैं, उतना कौन लिखेगा, एक कैविटी है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है टोटल के वजह से, वो टोटल दो चीजों से बना हुआ है, एक रिमेन से बना हुआ है और एक बना हुआ है कैविटी से। पी पर, पी पॉइंट पर, हर जगह पी पॉइंट पर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो में ग्रेविटेशनल फील्ड है टोटल के वजह से वो कितना होगा, टोटल को जब हम डिकम्पोज करते हैं, इसको ब्रेक आउट कर लेते हैं, एक ये कैविटी में और एक ये रिमेनिंग पार्ट में। तो यहाँ पर जो भी फील्ड है वो ये दोनों की वजह से है, और यहाँ पर जो फील्ड है वो मुझे पता है। अभी भूल जाइए कैविटी वगैरह, आप सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास स्फीयर है और स्फीयर का जो ये सरफेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मैं बार बार इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, वो होता है GM M, स्मॉल m नहीं रहेगा क्योंकि फील्ड की बात कर रहे हैं, बाय R स्क्वायर, यही होता है। और डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होता है, राइट, माइनस कह सकते हैं, ये होता है। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, -GM बाय R स्क्वायर। रिमेनिंग की वजह से कितना, वो मुझसे पूछा गया है, हमें बताना है। और इस केवीटी की वजह से कितना हुआ, केवीटी की वजह से आप कर सकते हो, केवीटी की वजह से नहीं, मैंने कि यदि केवीटी फील्ड था जब, उसके वजह से जो फील्ड यहाँ पर है वो निकालना है। तो केवीटी की वजह से यहाँ पर कितना फील्ड आता है, सिंपली लिख सकते थे -G, ये मास स्मॉल m को प्राइम किए हैं क्योंकि केवीटी का मास हुआ, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये हो गया R/2 और ये हो गया R, सब मिला के 3/2R उसका स्क्वायर। और डायरेक्शन देखिए, होल की वजह से जो डायरेक्शन है वो सेंटर की ओर है, इसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो भी सेंटर की ओर है, दोनों ही माइनस है। और मान लीजिए आप कहते कि भाई ये हमारा इसको हम x कहते हैं, x डायरेक्शन, तो ये हमारा I हो जाएगा, ये हमारा I हो जाएगा, और तब ये हमें आराम से निकल जाएगा, EP रिमेन कितना हो गया, इसको इस तरफ हम ले जाते हैं, GM बाय 9R स्क्वायर बाय 4, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, GM बाय R स्क्वायर, यहाँ M नहीं, M प्राइम है, I, ये डायरेक्शन किधर दिख रहा है आपको, I की तरफ, इधर दिख रहा है, इधर। अब सिंपली M प्राइम का वैल्यू निकालिए और यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिए, आपका वैल्यू मिल जाएगा। अब M प्राइम कितना होगा, इसका मास जो है वो कितना होगा वही निकालना है। M प्राइम जो है सो मास है केवीटी का, उसका होगा 4/3 पाई। आप देखिए इसको निकाल सकते हो कि सिंपली इसका वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं होल वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल M से, वैसे निकाल सकते हो। और नहीं तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि ठीक है 4/3 पाई, ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया और ये हमारा डेंसिटी, और डेंसिटी हमें पता है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लिखते हैं R³ बाय 8 टाइम्स रो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई
आर क्यूब रो बाय 8। ये जो है सो क्या है, ये है वॉल्यूम है होल स्फीयर का, और ये है उसका डेंसिटी। तो वॉल्यूम टाइम डेंसिटी मास हो गया, होल स्फीयर का मास है कैपिटल एम, तो ये m/8 आया। वही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4/9 g बाय आर स्क्वायर, एम प्राइम की जगह पर m/8 माइनस gm/r²। डायरेक्शन ये 2 बार में चला गया, तो मैं क्या करूं, इसे इधर ले चलता हूं, ठीक है। रिमेन की वजह से पी पॉइंट पर जो आ रहा है, यहाँ पर देखिए कितना आ गया, gm/r² कॉमन कर लिए, यहाँ पर आ गया 1/18 माइनस 1 आई माइनस gm/r², ये हो गया माइनस 17/18 आई, ये प्लस होगा। तो फाइनली आपका वैल्यू आया माइनस 17/18 gm/r²। ये आपका रिमेनिंग का है, रिमेनिंग की वजह से जो फील्ड होता है वो है 17/18 gm/r²। 17/18 y की जगह कितना आ गया, 18। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से यदि कोई केविटी वगैरह रहता है तो हम ऐसे ही निकालते हैं कि केविटी को भी फिल कर देते हैं, और जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है वहां पर हम वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं या ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, जो कि सम होता है टोटल की वजह से। यहाँ पर टोटल मतलब हमें पता है स्फीयर है, उसकी वजह से कितना है हमें पता है, इसकी वजह से कितना होना चाहिए वो पता है, ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो रिमेनिंग की वजह से है, क्योंकि रिमेनिंग तो कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसके बारे में हमें पता होगा कि इसका वजह से मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक या ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तो इस इरेगुलर स्ट्रक्चर जो बन रहा है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर, यहाँ रेगुलर कहने का मतलब है स्फीयर वगैरह, जिसके वजह से हम जानते हैं कि कितना होता है फील्ड, उसको कट आउट करके जब निकालते हैं तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास capital M is pivoted at one end and allowed to oscillate in a vertical plane if it is released from rest in a horizontal position। सो सोच लीजिए ऐसे कि ये आपका जो है एक रॉड है, लेंथ है L, मास है M, यहाँ पर पिवोट किया हुआ है और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ दिया ऑसिलेट करने के लिए। द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन इट इज इन द लोअर पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन कितना है एंगुलर स्पीड, ये जो है सो कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और नीचे आएगा ऐसे। यहाँ पर इसका एंगुलर स्पीड कितना है, जस्ट छोड़ा है तो 0 है। यहाँ पर एंगुलर स्पीड कितना है वो हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम काइनेमेटिक्स नहीं यूज करेंगे, बहुत इजी है, हम जो है सो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जब आ रहा है सिचुएशन में तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम हो गया, और जो लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का वही रिस्पॉन्सिबल है इसका काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ओमेगा 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया और जितना कम हुआ वही कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो सिंपली लिखेंगे कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इसी को यूज कर लेंगे। तो लॉस जो है कितना हुआ लॉस, तो इसको, ये तो अब पॉइंट पार्टिकल है नहीं कि यहाँ से यहाँ पर ये वाला कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ मास को। सेंटर ऑफ मास ए रहा आपका, ये हो गया L/2, ये भी हो गया L/2। तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया L/2, तो लॉस हुआ है मास mg L/2, mg L/2। सेंटर ऑफ मास नीचे आया L/2 से, इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं, तो इतना इसका लॉस हो गया और वही गेन हो जाएगा। गेन कौन इसमें रोटेट कर रहा है, मोशन में है, ये पूरा का पूरा रॉड, और वो किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है ना, रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, एक पॉइंट तो फिक्स्ड है।
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आधे ही ओमेगा पूछा जा रहा है हमसे। दो खत्म हो गया, ओमेगा निकल गया, ओमेगा आया mgl बाय आई। ये आपका आंसर है। सिंपली आप आई का वैल्यू रख दीजिए। ओमेगा जो है कैपिटल mgl आई। आई देखिए यहाँ पर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना होता है, अबाउट 1/8 ml²/3 होता है, ml²/3 होता है। उसको आप सिंपली रखिए और 3g/l आया आपका आंसर। 3g/l। तो y कितना हो गया, y हो गया आपका 3। ये आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 9. If force F is equal to 3x square minus 2x Newton acts on a particle, the work done by this force in moving the particle from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter is z joule. Find the value of z. ये तो बहुत इजी है। देखिए जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, वर्क डन जो है वो लिखते हैं फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, राइट, और डॉट प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे जानते हैं कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू दिया है 0 से 2 मीटर, y का कुछ वैल्यू नहीं दिया, तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये सिंपली एफ एस कहते हैं। लेकिन फोर्स यदि कांस्टेंट रहता तब ऐसा लिख सकते थे, कांस्टेंट नहीं है तो सेम चीज लिखेंगे एफ डी एस ऐसे। और x का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, डी एस ना लिख के x लिखते हैं, क्योंकि x यहाँ पर चेंज हो रहा है, राइट। और x कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से 2 मीटर तक। बस आंसर आपका मिल गया। f के वैल्यू जो है सो लिखिए 3x² माइनस 2x। x जो है सो 0 से 2 मीटर। इसको इंटीग्रेट कीजिए, ये आया x³/3 और 3 खत्म हो गया। ये 2 टाइम्स x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 खत्म हो गया x²। कितना इंटीग्रेशन आया, लिमिट 0 to 2। पहले 2 लगते हैं यहाँ पर तो 8 हो गया, 2 यहाँ रखते हैं तो 4 हो गया। लोअर लिमिट रखते हैं 0 - 0, ये 4 जूल आया। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, 4। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जमीन पर है, ऊपर फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड से, कहीं पर जाएगा हाइट। टाइम टेकन फॉर द बॉडी टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज इतना दिया हुआ है, डब्ल्यू का वैल्यू बताना है। ये मान लीजिए ए से स्टार्ट करता है, बी तक जाता, फाइनली हाफ तक पहुंचा है। सी ये h/2, ए भी है h/2, ठीक है। बताना क्या है, टाइम कितना लगेगा, टाइम ए से सी तक जाने में कितना लगेगा, यही आपसे पूछा गया है। अब इसको बनाने के देखिए कई तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के। पहला तरीका देखिए, हम आपको 2-3 तरीका दिखा देते हैं, आप जो भी पसंद हो बनाइए। पहला जो है सो तरीका ऐसा है कि हम सिंपली पहले एच निकाल लेते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है ना, एच कितना होगा सो निकाल लेते हैं। हम लिख सकते हैं v² = u² - 2gh। भी हम ए बी मोशन देख रहे हैं, ए टू बी, फाइनली जाके 0 हो गया। u कितना है, ये 20 से फेंका गया है, -2 जी के वैल्यू 10 लेते हैं, h यहाँ से हमें निकल आया 400/20, सो इट आया 20 मीटर। ये हो गया 400, ये 20, ठीक है, 20 मीटर आ गया हाइट। तो यहाँ पर जो है आप बताइए कितना टाइम लगेगा इसे पहुंचने में। AC कितना हो गया, AC हो गया h/2 मतलब 10 मीटर। 10 मीटर पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो बताइए, बता सकते हैं हम सिंपली s = ut + ½ a² का फॉर्मूला लगाकर। s कितना है 10 मीटर, u कितना है 20, टाइम हमें पता करना है। माइनस लिख रहे हैं क्योंकि ये जो है सो g नीचे की ओर लग रहा है, हम ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए u को प्लस लिखा, u ऊपर था प्लस लिखा है, g का 10 लिखे और t का t², ये 5 आया। फिर 5 से हर जगह हटा दिए तो 240 - t², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसे आप सॉल्व कीजिए, t² - 40
प्लस 2 इक्वल टू 0। और ये कितना आ जाएगा, t निकाल लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हो गया 4 प्लस माइनस 8 हो गया, 8 मीन्स 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 बाय 2। तो ये आ गया आपका 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2। एक आया 2 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 2 और एक आया 2 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2। दोनों पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है, तो दोनों एक्सेप्टेबल वैल्यू है। एक ज़्यादा है एक कम है। एक कम वाला जो वैल्यू आपको नज़र आ रहा है वो है ड्यूरिंग गोइंग अप, इस टाइम में ये ऊपर जा रहा है। और ये ज़्यादा जो वैल्यू है गोइंग डाउन। यहाँ से आपने फेंका ना t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 पर ये ऊपर जा रहा था, और t इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 पर वो नीचे आ रहा था। इसी पॉइंट पर का बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा कि क्या क्वेश्चन पूछा है, ये बॉडी द टाइम टेकन इन सेकेंड्स फॉर द बॉडी टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। रीच मत बोल रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम, तो वो क्या हो जाएगा 2 माइनस, ये देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है 2 माइनस रूट 2। डब्ल्यू का वैल्यू आ गया, ऐसे निकाल लिया आपने। तो ये एक तरीका ऐसे है, आप चाहो दूसरा तरीका से भी बना सकते हो। दूसरा तरीका ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले देखिए भी ए जो है सो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। किस स्पीड से ऊपर फेंका गया था, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड जो है सो हम निकाल लेते हैं, वो देखिए ऑलरेडी निकाले हुए हैं कहीं पर, यहाँ ये देखिए, नहीं यहाँ नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस स्पीड से फेंका, इधर जाना है ऐसे यहाँ पर, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। हम क्या करना चाहते हैं, हम वेलोसिटी vc निकालना चाहते हैं। और vc निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हाइट हमें पता करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हम पता किए हुए हैं, पहला फर्स्ट मेथड में देखा था। ये 10 मीटर आया था, ये भी 10 मीटर है। तो यहाँ से आप इसका वेलोसिटी vc निकाल सकते हैं। vc स्क्वायर इक्वल टू va स्क्वायर माइनस 2g, हाइट जो है सो 10, और va कितना है 20 है, g 10 है, 10, ये 200 हुआ, ये 400 हुआ, तो 200 आया। तो vc जो है वो आ गया 10 टाइम्स स्क्वायर ओवर 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमें पता है, यहाँ पर वेलोसिटी हमें पता है, और जो एक्सलेशन है वो है g कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट एक्सलेशन है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, हम ये फार्मूला लगा सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ए से सी तक जाने का, ए सी, वो कितना होगा, वो इनिशियल स्पीड ए पर, फाइनल स्पीड सी पर, उसका एवरेज लिए और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए सी हमारा 10 मीटर है, वी ए हमें पता है 20 है, वी सी अभी भी निकाला है 10 रूट 2 है बाय टाइम बाय 2, टाइम टी ये हमसे पूछा गया, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हो गया 20, कुछ गड़बड़ है, नहीं ठीक ही है शायद। 20 इक्वल टू 20 प्लस 10 स्क्वायर ओवर टी, टी इतना आया। अब इसको ऐसा करते हैं, ये जीरो तो खत्म हो गया हर जगह से, तो टी कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर ओवर 2। सिंपली अब इसको रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, कितना आया आप देख लीजिए। ऊपर में है 2 टाइम्स 2 माइनस स्क्वायर ओवर 2, और नीचे में कितना आ गया 4 माइनस 2, 2 माइनस स्क्वायर ओवर 2 बाय 2, ये खत्म हो गया, सेम आगे ऐसे भी बना सकते हैं। आप यदि चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, वेलोसिटी जो निकाले हमने, यहाँ मेथड 3 कहते हैं इसको,
अभी जो वेलोसिटी हमने सी पॉइंट पर निकाला, वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, हाइट चाहिए था, हाइट निकालना पड़ा था। हम बिना हाइट निकाले भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा है वेलोसिटी है और ये हमारा डिस्टेंस है। हम वेलोसिटी स्क्वायर ले लें तो वो इस तरह से जाता है। क्यों? फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। एच या एस, यहाँ पर एच कहेंगे तो जो भी कहना हो, एस ही कहते हैं। ये वी स्क्वायर जो है सो लीनियर है इन एस में। वी स्क्वायर जो है वो एक लीनियर फंक्शन है एस में। एस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, 1 डिग्री। सो ये लीनियर है। तो लीनियर है इसका मतलब ये है कहने का कि यदि हम, ये हमारा पॉइंट है मान लीजिए ए, और ये सी पर आकर रुक गया है ना, 0 है तो ये सी पॉइंट है यहाँ पर, और इसके बीच में कहीं पर पॉइंट बी होगा यहाँ पर। वो जो बी, नहीं सी नहीं, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर रुका है ना। पिक्चर एक बार देख लीजिए, बी पॉइंट पर रुका है और सी है उसके जस्ट बीच में एकदम। तो सी है बीच में कहीं पर यहाँ होगा ये तो, हाँ इसके बीच में है, एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर है ये पॉइंट जो हमारा सी। ये पॉइंट हमारा ए है। ये भी सी हमारा डिस्टेंस की तरफ में रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी पता है ये कितना है, वी ए स्क्वायर हमें पता है। वी ए स्क्वायर कितना होता है, 20 स्क्वायर। वी ए जो बोल दिया 20 है तो स्क्वायर 400 हो गया। यहाँ पर वो तो 0 है, उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये है वी स्क्वायर 0। तो वी सी स्क्वायर हम तुरंत निकाल सकते हैं। वी सी स्क्वायर जो है ये लीनियर है ना, लीनियर है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये भी बीच में आ जाएगा, ये दोनों के वैल्यू का बीच में रहेगा, मिडिल एवरेज। वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर बाय 2 यही वैल्यू होगा। और वी ए स्क्वायर 400 है, वी बी स्क्वायर 0 है, तो ये आ गया आपका 200। तो यहाँ से आपको सिंपली नजर आ गया कि वी सी जो है सो स्क्वायर रूट ओवर 200, मतलब 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 2, ये वैल्यू आ गई। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और एक बार वी सी पता चल गया तो फिर यही फार्मूला से हम निकाल सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा। तो ये कई तरीके हैं हमें निकालने के लिए, आप ऐसे बना सकते हो। तो ये था JEE डेली 10 टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। थैंक यू।